नमस्कार हमारे भाइयों एवं बहनों, शुक्ला एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम वर्णमाला की दूसरी क्लास लेकर के आए हैं जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से चल रही है। सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, ठीक है, सी टेट, जो भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम है, जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ रहे भाई बहन हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देखते हैं। इसके पहले हम वर्णमाला में वर्ण देख चुके हैं कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार कितने हैं? वर्णमाला के प्रकार 2 हैं, या यूं कहिए कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वर क्या है? स्वर की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर के अंतर्गत कौन कौन से 11 स्वर है ये देखिए। आ ई उ री, ए ऐ ओ और औ, ठीक है। इसी प्रकार से ये 11 स्वर हो गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राओं की संख्या यहाँ पर 10 है। चूंकि ये जो ह्रस्व आ है, इसकी जो है मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, आइए आगे देखते हैं। 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर का मतलब होता है लघु या छोटा, और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्या है? आ ई उ री। और री का प्रयोग अब जो है वो हिंदी में व्यंजन वर्ण में लिया जाने लगा है, इस प्रकार से। तो री का प्रयोग हिंदी में अब समझ लीजिए कि ना के बराबर हो रहा है। लेकिन वैसे अगर माना जाए तो ह्रस्व 3 ही रहेंगे हिंदी में, ठीक है। लेकिन इनका संस्कृत में भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर प्रयोग होता है, इसलिए इसे अभी 4 ही मान सकते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। 4 स्वरों को और क्या कहा गया है? इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? एक मात्रिक स्वर कहा गया है। एक मात्रिक स्वर इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर इनका जब उच्चारण होता है तो एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे अ ई उ री। और दीर्घ स्वर दूसरा है दीर्घ स्वर या गुरु। गुरु मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब भी बड़ा होता है। संधि स्वर इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि ये 2 लघु वर्णों से मिल करके एक दीर्घ आ का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहा गया है। और दीर्घ स्वर इसे इसलिए द्विमात्रिक इसे क्यों कहा गया है? द्विमात्रिक इसलिए इसे कहा गया है कि इसके उच्चारण में, इन दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। आइए देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है वो हिंदी में समझ लीजिए कि ना के बराबर इसका प्रयोग होने लगा है। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी ने इसको चिन्ह मात्र दिया है 3। अगर 3 लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर माना जाएगा। इनके उच्चारण में 3 गुना प्राणवायु प्रयुक्त होती है, इसका संकेत 3 है, अर्थात इसीलिए इसे त्रिमात्रिक कहा गया है। जब 3 मात्राओं का उच्चारण का जब हम पढ़ते हैं ओम, तो यहाँ पर 3 मात्राओं का उच्चारण का समय लग रहा है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। व्यंजन में देखिए कि व्यंजन आप देख पा रहे हैं कि का से लेकर के ज्ञ तक जो है ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण का की चर्चा हम विस्तार से अगली क्लास में करेंगे। आइए अभी हम जो है स्वर ही देखते हैं। तो इस दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्या है? जैसे आ ई उ री, ये क्या है? मूल भी है और दीर्घ है, कहने का मतलब बड़े हैं, इसीलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा गया है। इसे मूल ह्रस्व स्वर कहा गया है और इसे मूल दीर्घ स्वर कहा गया है। संख्या वही रहेगी दोनों में, बस ये लघु होगा और ये दीर्घ होगा। इसे सजातीय संधि स्वर क्यों कहा गया है? सजातीय संधि स्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने ही समान वर्ण ह्रस्व 2 वर्णों को जोड़ करके, संधि मतलब जोड़ करके, ये दीर्घ स्वर का, अपने ही समान दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसे सजातीय संधि स्वर कहा गया है। जैसे आ धन आ, तो आ भी, आ और आ दोनों एक ही समान वर्ण है, यूं कहिए कि एक ही वर्ण है आ और आ, लेकिन इन दोनों को जोड़ देने पर, प्लस कर देने पर दीर्घ आ का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे सजातीय संधि स्वर कहा जाता है। ई धन ई बराबर ई, अर्थात ये भी समान वर्ण है, ई और ई,
एक समान वर्ण है, इन दो एक समान वर्णों को जब जोड़ दिया जा रहा है तो उसी के समान दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे मूल दीर्घ स्वर कहा गया है। उ धन उ बराबर उ, अर्थात अपने ही समान उ और उ दोनों ही अपने ही समान वर्ण को जोड़ दिया जा रहा है तो अपने ही समान वर्ण दीर्घ का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार री धन री, अर्थात री छोटा है री छोटा है, लेकिन इन दोनों का जब योग होता है, जोड़ होता है, संधि होती है, तब यह दीर्घ री का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे सजातीय संधि स्वर कहा गया है। अब संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय संधि स्वर इसे क्यों कहा गया है? ए ऐ ओ औ को कहा गया है। कौन कितने हैं? ये 4 हैं। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ। आ धन ई बराबर ए, इन्हें विजातीय क्यों कहा गया है? इन्हें विजातीय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने जाति के नहीं है, अपने समान वर्ण नहीं है, ना तो आ के समान ई है ना तो ई के समान आ है, अर्थात दो विजातीय स्वरों का योग करके जोड़ करके एक विजातीय दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है, ए का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे विजातीय संधि स्वर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आ धन उ, ये दोनों भी असमान वर्ण है, अपने समान वर्ण नहीं है, और फिर भी एक असमान वर्ण यानी ओ का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे विजातीय संधि स्वर कहा गया है। आ धन ए, दोनों विजातीय हैं, अर्थात दोनों असमान वर्ण हैं, दोनों असमान वर्णों का योग करने पर एक असमान वर्ण दीर्घ आ रहा है, इसीलिए इसे विजातीय संधि स्वर कहा गया है। आ धन ए बराबर ऐ, इसी प्रकार से आ धन ओ बराबर औ, ना तो ये अपने समान है ना तो ये अपने समान है, दोनों असमान वर्णों को जोड़ करके जब एक असमान दीर्घ वर्ण का संयुक्त वर्ण का दीर्घ जो है जब निर्माण हो रहा है तो क्या है? वो विजातीय संधि स्वर है। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं हम। इन दो वर्णों को स्वर में नहीं गिने जाते हैं, अंग और आह को। ठीक है, तो इन दो वर्णों को क्या कहा जाता है? इन दो वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है, अर्थात आ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जोड़, अर्थात ये ना तो स्वर में होते हैं ना तो व्यंजन में ये होते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है, अर्थात आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह नाम किसने दिया अगर पूछा जाए तो किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने दिया? किशोरीदास वाजपेयी ने दिया नाम, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक, और इन्हें जो योग कहने का मतलब इनके हुआ कि जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें क्या कहा जाएगा? अयोगवाह कहते हैं। अर्थात अंग और आह को और किस नाम से जाना जाता है? अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। अंग को मतलब आ के ऊपर जब चंद्रबिंदी रहेगी तो ये अनुनासिक कहा जाएगा, और आ के ऊपर जब अंग की बिंदी रहेगी तो ये अनुस्वार कहा जाएगा। अक्सर जो है परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो इसको जो है अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अनुस्वार है या ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है या ये अनुस्वार है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम व्यंजन वर्णों के साथ। धन्यवाद।